Hello, good evening to all of you, my dear guys. I'm P.S. Solomon. After a long break of a week, just I'm going to complete my video lecture on the basis of kinds of economy, whatever I made you understand, and something remain even today. So I would like to finish my lecture on the basis of kinds of economy, whatever I made you understand. डियर फ्रेंड, जैसा कि पिछले एक लेक्चर में मैंने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की चर्चा किया था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है. इन दैट एपिसोड आल्सो आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. Again, you can also understand about this interpretations of a word, that what is the interpretational meaning of economy and economics. Actually, economics is a theory, whereas economy is a practical concept. Like that, one example you can also understand practically in that sense. जैसे मान लिया जाए कि किसी ने आपको मान लिया जाए कि आपने just you are going to give या going to get suggestion from your seniors या any economist that what to do during this lockdown and how to carry out our livelihood. तो उन्होंने आपको कहा कि यार आप ऐसा करो कि एक कंपनी बनाओ या एक छोटी सी एमएसएमई के अंतर्गत आप एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट करो. यदि आप इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतने सारे प्रॉफिट होंगे, आपको इतना टर्नओवर होगा, ये होगा. यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्म्स होता है वो आपको उन्होंने समझा दिया. तो ये जो आपको एक थ्योरी कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया गया, यह थ्योरेटिकल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ, ये इकोनॉमिक्स का है. लेकिन यही जो आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, किसी ने जो आपको कॉन्सेप्ट को दिया और इस कॉन्सेप्ट को आप जाकर के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अर्निंग करने लगते हैं, अपने इस्टेब्लिशमेंट करने लगते हैं और रियलिटी आप जानने लगते हैं कि आखिर बिजनेस क्या है, कितने इन्वेस्टमेंट में हमें कितना आउटकम आता है, क्या हमारे अर्निंग होते हैं, क्या हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर कह सकते हैं जो हमारा लागत है. तो वो हमारा जो प्रैक्टिकल जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ, इकोनॉमी कहलाया. तो जैसे देश के प्रधानमंत्री को मान लिया किसी ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ठीक है आप डिजिटल इंडिया को आप लॉन्च कीजिए, इससे इतने सारे फायदा होंगे. तो दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट विच हैज बीन गिवन बाय अ इकोनॉमिस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बट इन दैट एपिसोड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया go forward to go through the establishment of that interpretation which has been conceived from that economist, and he or she wants to set up an initiative by which the infrastructure or what with the forms or formations of the inclusion concerning to the concept which has been derived from there, a concept from there. Now he is going to be practical and getting the resources, getting the output from that interpretation. These are the parts called economy. तो सबसे पहले हमारा concept होती है. In that economy concept and the kinds of economic concept, I made you understand about how many kinds. In that I have discussed completely on the basis of capitalistic economy. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हमने बहुत सारे चीज़ों को बताया. वहाँ पर गवर्नमेंट की अनुपस्थिति होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है. दोज आर द रिसोर्सेज, दोज आर द अथॉरिटी विच आर अंडर द कंसिडर टू बी द प्राइवेट सेक्टर. तो जो हमारे निजी हाथों में चल जाती है. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट इकोनॉमी. आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा स्टेट इकोनॉमी का होगा, राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे. अब क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट डू मीन बाय स्टेट इकोनॉमी. एक्चुअली फर्स्ट वी हैव टू नो स्टेट इकोनॉमी. दिस कंसेप्ट वाज रूटेड इन द आइडियाज ऑफ द हिस्टोरिकल चेंजेस प्रपोज्ड by the general, yeah, we can say German philosopher and economist Mr. Karl Marx. He served since 1818 to 1883, जिनकी हम कह सकते एज जो पीरियड था वो 1818 से 1883 तक उनकी पीरियड रहा, रिजिम रहा. और इस दौरान सबसे पहले हम कह सकते स्टेट इकोनॉमी, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इकोनॉमी, इट वाज कम्प्लीटली कंसेप्ट एंड केम इन द माइंड ऑफ मिस्टर कार्ल मार्क्स, जो एक जर्मनी के एक फिलोसोफर थे, साथ ही साथ का वो इकोनॉमिस्ट भी थे. और उनके दिमाग में सबसे पहले एक स्टेट इकोनॉमी का विचार आता है. व्हाई नॉट, आखिर क्यों ना उनके दिमाग में, ये भी क्वेश्चंस बनता है. क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को देखा, जिसका नेतृत्व जो एडवोकेटिंग उनकी हो रही थी वह एडम स्मिथ साहब ने कर रहे थे. और एडम स्मिथ साहब जो करे वहाँ पर कहा नॉट लेजस फेयर, यानी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए. जिसके कारण हमने देखा कि वहाँ पर पूरा का पूरा क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या प्रोडक्शन होनी है और क्या उसका मार्केट प्राइस होगा, ऑल अथॉरिटीज़ आर कंसिडर्ड अंडर द प्राइवेट सेक्टर. वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिए गए थे. जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो अमीर वर्ग थे
जो धनी वर्ग थे, जो कैपिटलिस्टिक की ओर जा रहे पूंजीपति जो लोग थे, वह कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाए। और ख़ास तौर पे जो नीचे तबके के लोग थे, गरीब थे, डिप्राइव्ड पीपल थे, वो और ज़्यादा शोषित होते चले गए, डिप्राइव्ड होते गए। लेकिन बात होती है कि जिस तरह से उनकी कॉन्सेप्ट दिया गया था कि मैं ये ऐसी इकोनॉमी का जन्म दूंगा जो हमारा वेलफेयर इकोनॉमी हो, कल्याणकारी इकोनॉमी हो, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के में देखा जाए तो असफल हुआ, क्योंकि उस समय मात्र कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वैसे ही राष्ट्र में चले जहाँ पर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं उस समय ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था, या कह सकते हैं उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, डेवलप थी, या हम कह सकते जहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी थी, हेल्थ बहुत अच्छी थी, इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। वैसे राष्ट्रों में खासतौर पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बहुत तेज़ी से कह सकते हैं उभर कर आया। लेकिन वर्ल्ड की इकोनॉमी जो थी, खासतौर पे हम नहीं कह सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंतर्गत कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने स्वीकार करने में कहीं स्वतंत्र हुए। इन दैट एपिसोड तो अभी का जो हमारा लेक्चर हुआ है मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि हमारा स्टेट इकोनॉमी क्या है। और इन दिस एपिसोड वी कैन से ऑल्सो दैट मिस्टर कार्ल मार्क्स ही वॉज द ग्रेट क्रिटिक्स of Mr. Adam Smith, which has been conceived by Adam Smith as a wealth of nation concerning the capitalistic economy in the world। जिस तरह से दुनिया में एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन जो उन्होंने किताब को पब्लिश किया, उसके आधार पर उन्होंने जो विश्व के सामने एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो विचार दिया, इस विचार को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं आलोचक, जो एक ग्रेट जो कहा जाता है ना, एक कट्टर जो आलोचक कहा जाता है, कट्टर आलोचक के रूप में सबसे पहले कार्ल मार्क्स साहब ने उभर कर आए। उन्होंने उनकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के जितने भी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, जो भी उनके मोटो था, जो एजेंडा था, वे सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इनकार कर दिया, मानने से अस्वीकार कर दिया। अब बात होती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट इकोनॉमी के अंतर्गत कार्ल मार्क्स साहब ही हैज़ ऑल्सो फोकस एंड एम्फेसाइज दैट अ गवर्नमेंट मस्ट बी इस्टेब्लिश। इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक सरकार का नियंत्रण होनी चाहिए, एंड हु हैज़ द सुपर पावर, हु मस्ट बी सुप्रीम टू बेस्टो एंड टू एलोकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, रिकॉग्निशन दैट व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट प्रॉफिट मस्ट बी गेन फ्रॉम द मार्केट। और उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा हम सुपर पावर को हमें स्थापित करना है जहाँ पर एक स्टेट होगा, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होंगे, और वह जो होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे मार्केट प्राइस होंगे या मार्केट में जो प्रोडक्टिविटी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वे सारे के क्या प्रोडक्शंस होंगे, कितना रेशियो में प्रोडक्ट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होंगे, ठीक है, मार्केट से क्या उसकी रिटेल प्राइस लिए जाएंगे, दोज आर कंप्लीटली फॉर्म एंड ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया। इसके पीछे रीजन यही था कि सबसे पहले जो इकोनॉमी की हम चर्चा करते हैं, इकोनॉमी का एक ऐसा मसौदा तैयार करना जिससे ईच एंड एवरी पीपल मस्ट टेक बेनिफिट्स एंड मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द पीपल्स। और इसके पीछे रीजन था कि हर लोगों को एक जो इकोनॉमी का जो सही में कॉन्सेप्ट होता है, जो हम कल्याणकारी की जो बात करते हैं, वह एक सही वे में, एक सही मायने में उनको एक हम कह सकते हैं बेनिफिट्स को मिलना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने इस चीज़ों को किया। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो हमारे पास जो स्टेट इकोनॉमी है, इस दिस टाइप्स ऑफ या दिस काइंड्स ऑफ जो इकोनॉमिक सिस्टम हुए, ये सबसे पहले यूएसएसआर में आया बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद। अब हमारा क्वेश्चन होता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बाद में बता दूं। तो एक्चुअली बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, रसिया में हुआ था। एक्चुअली बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान हम कह सकते हैं, इससे पहले है, सबसे पहले आपने देखा कि 1804 से 5 ईस्वी में सबसे पहले खासतौर पर रसिया जो यूएसएसआर था उस समय, उस पर सबसे पहले जापान ऐसे एक छोटी सी देश ने उस पर अटैक करते हैं, बुरी तरह से हम कह सकते हैं रसिया को हरा देता है। उस समय निकोलस जी वहाँ पर होते हैं। जिस तरह से वहाँ पर एक विद्रोह हुआ है, वहाँ के लोगों में एक इस तरह के एक विचार पैदा हुए कि हमारा इतना बड़ा देश, एक छोटे से तुच्छ राज्य, एक तुच्छ देश के सामने भी हम डट कर तैयार नहीं हुए। और इस तरह के जो एग्रेशन होती, इस तरह के एग्रेशन कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार पे पड़ा। और हम कह सकते हैं कि वही दौरान यानी 1917 के दौरान में हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो मोनार्की की जो कॉन्सेप्ट थी, राजा महाराजा के जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिए गए। और अंत 1923 ईस्वी से वहाँ पर एक अलग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और वहाँ पर एक दास कैपिटल जो 1867 ईस्वी में एक किताब का पब्लिश किया गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अबाउट द दास कैपिटल। का दास कैपिटल के बारे में कहा जाता है कि दिस बुक इज अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी,
कि यह जो किताब था दास कैपिटल जो था ये एक बहुत बड़ा हम पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक क्रिटिक का फॉर्म था, यानी एक आलोचना का फॉर्म था सबसे पहले। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो दास कैपिटल थी, दास कैपिटल इज अ फंडामेंटल थ्योरेटिकल टेक्स्ट इन द मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स बाय कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने खासतौर पे जो दास कैपिटल उन्होंने जो 1867 ईस्वी में जो उन्होंने किताब लिखा था, उस किताब में उन्होंने जो भी हमारा मटेरियलिस्टिक इकोनॉमी को लेकर के जितने भी प्रकार का थ्योरेटिकल जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो फिलॉसफी का हो सके, चाहे इकोनॉमी का हो सके, चाहे पॉलिटिक्स का हो सके, ये सारी चीज़ों को उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें मर्ज करने का, उसमें कहीं ना कहीं डिफाइन करने की उन्होंने कोशिश किया था। तो 1917 में तो सबसे पहले जो बोल्शेविक था, बोल्शेविक व्हाट डू यू मीन बाय बोल्शेविक? बोल्शेविक इज अ ग्रुप या पॉलिटिकल ग्रुप। तो सबसे पहले याद रखिए बोल्शेविक जो था, बोल्शेविक एक राजनीतिक खास तौर पर राजनीतिक एक समूह थी जिन्होंने 1917 में अपने आक्रामकता के कारण इस संघर्ष को उन्होंने जीवित किया। और यह जो वहाँ पर जो एक फाइट था, जो विद्रोह था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है, इसके पीछे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण था वह पूंजीपतियों पर समाजवाद का एक कह सकते विजय था। यानी in that episode in the campaign of the Bolshevik Revolution in USSR during 1917, that completely socialism was won on capitalism and this was completely defeated by the socialism to the capitalism। तो हम कह सकते हैं 1917 ईस्वी के दौरान पूंजीवादी जो विचार था, पूंजीपति का जो विचार था, उसके बाद जो मुख्य रूप से बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के द्वारा वहाँ पर जो एक कह सकते हैं समाज का जो निर्माण किया गया, वह निर्माण पूर्ण रूप से नौकरशाह सेना तथा गरीब तबके इंसानों की एक समाज बनी, जहाँ पर सभी को एक न्यायोचित, एक जस्टिफिएबल हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर, जहाँ पर लोगों को एक अथॉरिटी होती है, जो एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को देने के लिए वहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से इसका तैयारी की गई। तो this was the completely output which has been conceived gained from the Bolshevik revolutions during 1917 which was completely started by Mr. Karl Marx। तो उस समय जो इस तरह की स्थिति बनी, तो हम कह सकते हैं कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन जब 1917 हुए, तो 1917 के बाद हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो रसिया की जो स्टेट इकोनॉमी की हम जो चर्चा करते, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए हुए जो स्टेट इकोनॉमी थी, स्टेट इकोनॉमी जाकर के मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाती है। उसके पीछे कुछ रीजन्स भी हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि यदि हम देखा जाए तो 1917 एंड गॉट द आइडियल शेप इन द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। तो 1949 तक चाइना में भी इस तरह के विचार भी चले, लेकिन अंततः क्या हुआ, द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक जो सिस्टम थी वह ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप। और धीरे धीरे इस तरह के जो सिस्टम जो पहले से चलाए जा रहे थे, इस तरह के जो विचारधारा जो स्टेट इकोनॉमी की चलाई जा रही थी, यह कहीं ना कहीं पूरे विश्व में खासतौर पर ईस्टर्न यूरोप में जाकर के फैल जाता है। व्हाट वाज द रीजन? That's why we can say here we can also give the and we can also see the two versions of the state economy like कम्युनिस्ट का सोशलिज्म, ठीक है। तो कम्युनिस्ट एंड कम्युनिज्म, एक्चुअली कम्युनिज्म इज अ यूनिट ऑफ सोशलिज्म। तो कम्युनिज्म जो है वह भी एक हमारा सोशलिज्म का ही पार्ट होता है। लेकिन समटाइम्स अब हमारे पास यही क्वेश्चन होता है कि जो हमारा स्टेट इकोनॉमी जो दो भागों में बढ़ जाता है, एक हमारा कम्युनिज्म की ओर जाता है, एक हमारा सोशलिज्म की ओर जाता है। तो जो सोशलिज्म की जो एक्टिविटी थी, या हम कह सकते हैं कि जो सोशलिज्म स्टेट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था, इस सोशलिज्म इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यूएसएसआर, उस समय के यूएसएसआर ने एक्सेप्ट किया। और जो हमारा कम्युनिस्ट इकोनॉमी या कम्युनल या कम्युनिज्म स्टेट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को प्री 1985 यानी 1985 से पहले हम कह सकते हैं चाइना ने इस चीज़ों को स्वीकार किया। एंड देयर इज टू डेरिवेशंस बाय विच वी हैव टू डिस्कस। तो हमारे पास दो डेरिवेशंस हैं, एक हमारा सोशलिज्म इकोनॉमी है, एक हमारा कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। दोनों के बीच में हमें चर्चा करनी है आखिर दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला प्रश्न ये हमारा बनता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो डियर गाइज, सोशलिज्म इकोनॉमी किसको कहते हैं? एक्चुअली सोशलिज्म इकोनॉमी जो थी इट इज कम्प्लीटली इट वाज यू कैन से ओके इट वाज कम्प्लीटली एम्फेसाइज द कलेक्शन या कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक प्रॉपर्टी, एसेट्स, and also it ascribed the large role to the state
ऑफ द रनिंग टू द इकोनॉमी। और इस आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था या सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वह था कि हर नागरिक का अपना एक अधिकार होगा, हर चीज़ पे हर नागरिकों का अपना अधिकार होगा, वो अपना स्वतंत्र होंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यदि ये मान लिया जाए कि लैपटॉप है तो इसका अधिकार मेरे पास, इसका ईच एंड एवरी जो ओनरशिप होता है वो मैं हूँ। इसको कैसे चलाना है, ये किसको देना है, कब किसी से रिटर्न लेना है, कब इसको सेल करना है, दोज एक्टिविटीज़ एंड दोज ऑथोरिटीज़ आर कम्प्लीटली कंसेप्ट टू मी, ये हमारे पास है। ठीक है, तो सोशलिज्म जो था, सोशलिज्म की बात थी कि हर इंसान को और वैसे इकोनॉमी की जन्म दिया जाए जो एक समाज का एक विस्तार और समाज को देखते हुए ऐसी अर्थव्यवस्था का जन्म दिया जाए जिससे कि हर तबके का जो इंसान होते हैं, हर कम्युनिटी के जो इंसान होते हैं, वे सारे के सारे इससे प्रॉफिट ले सके और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें और अपने देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सके। इज इट ओके? तो इस कॉन्सेप्ट के साथ सोशलिस्टिक इकोनॉमी को लाया और इस कॉन्सेप्ट के साथ ही सबसे पहले जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो विचार था, इस विचार को सबसे पहले उस समय के यूएसएसआर ने अपना लिया। इज इट ओके? लेकिन यदि हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक्चुअली कम्युनिस्ट इकोनॉमी कंप्लीटली एडवोकेट्स स्टेट ऑनरशिप। इट मीन टू से हर चीज़ों का जो अधिकार होगा वह सरकार के पास होगा, सबसे पहला। लेकिन हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी में देख रहे हैं कि हर नागरिक के पास वो अधिकार दिए गए। आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आपको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना है, ये सारे एक्टिविटी जो थे हर इंसान के पास दे दी गई और हर लोग इसके लिए स्वतंत्र थे हमें कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करनी है। लेकिन यदि हम कम्युनिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो इम्फेसाइज किया जाता है वह किया जाता है कि स्टेट जो इकोनॉमी होगी, कम्युनिस्ट जो इकोनॉमी होगी, इसमें स्टेट ऑनरशिप होगा ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज लाइक वी कैन आल्सो इंक्लूडिंग लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर्स एंड मीन टू से लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट इन द रनिंग ऑफ द इकोनॉमी। यानी ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच हैज बीन एस्क्राइब्ड टू शो यू इन दैट एपिसोड you have to go through the permission by which it can be given by the government in the state। और वहाँ पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक जो एरिस्टोक्रेटिक की जो नीयत होती है, डिक्टेटरशिप की जो एक नीयत होती है, ये सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी जाती है। यानी आपको जो भी करनी है एक नियम के अंतर्गत करनी है, आपका एक जो एक्टिविटीज़ होगा वह किसी के अंतर्गत किए जाएंगे, किसी के अंदर में किए जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट ऑल इन ऑल। बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी यू आर फ्री टू डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी। लेकिन कम्युनिस्ट में हमने देखा क्या कि हर चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं, चाहे कानूनन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के रूल्स एंड ऑर्डर कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं उसमें बांध दिया जाता है। तो ये हमारा कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं चैलेंजेस थे, एक बैरियर्स थे। ठीक है, इन दैट सिनेरियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल टॉक्स अबाउट द कार्ल मार्क्स दैट मिस्टर कार्ल मार्क्स he has also emphasized about socialism was a transitional stage। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा सोशलिज्म है वह एक ट्रांजिशनल स्टेज है, यानी इसको एक बदलाव किया जा सकता है टू द कम्युनिज्म। ठीक है, दैट्स वाई आई हैव डिस्कस प्रायर टू द लेक्चर्स दैट कम्युनिज्म वाज अ यूनिट ऑफ सोशलिज्म। इसलिए हमने पहले ही आपको बता दिया था कि कम्युनलिज्म जो था वो हमारा, या कम्युनिज्म जो था वो हमारा सोशलिज्म का ही एक यूनिट था, उसका एक पार्ट था। दैट्स व्हाई वी कैन से इट डिड नेवर हैपन इन द रियलिटी। और यही एक समस्या अभी तक हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा एक चुनौती अभी भी बन के तैयार है कि जिस तरह से स्टेट इकोनॉमी दो भागों में बढ़ जाता है, कैपिटल कम्युनिस्ट और सोशलिज्म की ओर, और हम कह सकते हैं 1985 से पहले, 1985 से पहले चाइना जिस तरह से कम्युनिस्ट इकोनॉमी को लेकर आता है, और जिस तरह से आपने देखा कि चाइना के जिस तरह से कठोर नियम थे, बहुत हार्ड डिसिप्लिन वे में जो उनके नियम एंड कानून बनाए गए थे, जिसके कारण उसके यहाँ FDI आना बंद हो गई थी और उनकी इकोनॉमी बहुत चरमरा गई थी, एकदम डीरेल हो चुका था 1984 टू 85 के दौरान। ठीक है, तो उस समय उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक सही वे में देने के लिए, एक सही कह सकते हैं स्ट्रक्चर या फॉर्म देने के लिए
जिस तरह से सबसे पहले चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था, उस समय रसिया भी अपना इकोनॉमी को सुधार करने के लिए बहुत सारी तकनीक को अपनाया। जिस तरह से भारत 1991 में हमने देखा एलपीजी का कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का लाया। तो 1991 से पहले 1985 में चाइना ने ही लाया, ठीक है। उन्होंने उसको ओपन डोर पॉलिसी अपनाया, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी के तत्वाधान के तहत उन्होंने अपने जो उनके यहाँ के जो एक हार्ड एंड डिसिप्लिन जो वे ऑफ रूल्स थे उसको कहीं ना कहीं वो लिबरल करने की कोशिश किया चाइना ने, ठीक है। और उस आधार पे वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स थे, वर्ल्ड के जो टेक्निक थे, वर्ल्ड की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, वे सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने यहाँ अट्रैक्ट करने की बहुत बड़ा कोशिश किया। और जिसके बाद हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में वो एमर्जिंग के रूप में सेकंड इकोनॉमी बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और लेकिन हम कह सकते हैं 1990 के बाद कह सकते हैं, फाइनली यदि हम जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड्स इकोनॉमी में, तो आप देखिएगा कि 1985 के बाद से लगभग दुनिया के जितने भी इकोनॉमी हैं वे सारे के सारे न तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर गए, और कुछ इकोनॉमी ऐसे थे जैसे सिंगापुर के हम इकोनॉमी की चर्चा करते हैं तो उन्होंने स्टेट इकोनॉमी की ओर आया, लेकिन पुनः फिर वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए और वो कह सकते हैं अट्रैक्ट हुआ, एल्योर हुआ। लेकिन 1985 के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी की ओर आप जाते हैं और देखते हैं तो वर्ल्ड की इकोनॉमी 1985 के बाद लगभग सारे के सारे मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर अग्रसर जाते हैं। तो मैं अगले लेक्चर में आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की चर्चा करूंगा तथा और बहुत सारे एडिशनल हमारे पास रिसोर्सेज, एडिशनल काइंड्स ऑफ इकोनॉमी है, जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी होता है, कमांड इकोनॉमी तो होता है, ओपन मार्केट इकोनॉमी होता है, डेवलपिंग, नॉन डेवलपिंग और डेवलप्ड होता है, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी होता है। तो वो सारे के सारे जो है ये सारे हम एडिशनल सोर्सेज अगले लेक्चर में इसके हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।